स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों नो डाउट रिसेंटली जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसा माहौल हुआ था, इसमें भारत की जो एयर सुपीरियरिटी है वो सबके सामने आई है। लेकिन जरूरी यह है कि हमें फ्यूचर के लिए अपने आप को पूरी तरह से केपेबल रखना है, पूरी तरह से जो तैयारी है वो करके रखनी है, क्योंकि हो सकता है कल के डेट में चाइना और पाकिस्तान दोनों से हमें भिड़ना पड़े। तो हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल फेंका है और रियलिटी से रूबरू कराया है कि देखिए अभी भी हमारे देश के अंदर जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सही से पूरे नहीं हो पाते। ये आप देख सकते हो खबर, इंडियन एयरफोर्स चीफ फ्लैग्स डिलेज, वी साइन कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्पाइट नोइंग इट वोंट कम ऑन टाइम। उनका कहना है कि आज तक कभी भी डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समय से पूरा नहीं हो पाया है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 का एग्जाम देंगे, क्योंकि अब एग्जैक्टली एक साल आपके पास बचा है, तो कल तक 31 मई तक आपको अर्ली स्टार्ट ऑफर के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी बैचेस पर। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो कि करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैं, रिसेंटली उन्होंने बहुत ही ब्लंट और अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिक किया भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, और भारत की जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम है उसको काफी क्रिटिसाइज किया। बेसिकली क्या है कि वो यहां पर एक स्पीच दे रहे थे CII, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एनुअल बिजनेस समिट होता है ना, अभी 2025 का हुआ, तो उसी के दौरान वो स्पीच दे रहे थे। और उनका ये जो कमेंट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। कहीं ना कहीं उनका जो कमेंट है वो हमें सिचुएशन की गंभीरता से रूबरू कराता है कि देखिए, अगर हम पाकिस्तान से चीज़ों में जीत जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को हल्के में ले सकते हैं। कल के डेट में, फ्यूचर में, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन आ सकती है, तो उस समय हम बैकफुट पर नहीं हो सकते। और इसी तरह का हाल रहा तो हमारी जो एयर सुपीरियरिटी है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होने लग जाएगी। खैर, यहाँ पर जो एयर चीफ का बयान था वो बेसिकली आप 6 पॉइंट में देख पाओगे, जिसको मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। एक, उन्होंने बताया कि डिफेंस प्रोजेक्ट में कैसे इतना ज़्यादा डिले आ रहा है। दूसरा, उन्होंने जो स्टेट रन मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे HAL हो गया, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कही। फिर इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो सिस्टमिक इश्यूज हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में, एग्जीक्यूशन में, वो आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात की, और साथ ही साथ जो नीड्स और डिलीवरीज है उसमें मिसमैच हो रहा है। तो एक एक करके इसको समझते हैं उनका कहना क्या था। सबसे पहला, उन्होंने क्रॉनिक डिलेज इन डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में बोला। उनका कहना था, वी नो व्हाइल साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सिस्टम will never come। मतलब कि हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कि ये जो डेडलाइन दी जा रही है ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और कहीं ना कहीं ये अभी तक का सबसे एक्सप्लोसिव और एक टेलिंग स्टेटमेंट था एयर चीफ की तरफ से। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसको लगातार डिले फेस करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय यहां पर जो भी हमें डेडलाइन दी जाती है, जो भी टाइमलाइन दी जाती है, वो कभी भी फुलफिल नहीं होता थी। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने एम्फसाइज किया कि नो इंडिजिनियस डिफेंस प्रोजेक्ट हैज एवर बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम। आज तक कभी भी एक भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हमारे भारत के अंदर बन रहा है वो कभी भी टाइम पर डिलीवर नहीं किया गया है। इवन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड, द डिलीवरी स्केड्यूल्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, उनका कहना था। आर्म्ड फोर्सेस को कहीं ना कहीं इसी से डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्लानिंग है वर्स्ट केस सिनेरियो का, वो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर एयरफोर्स हर एक सिचुएशन को प्रिपेयर करता है ना कि इस सिचुएशन में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन जिस तरह से डिलीवरीज में डिले आती है, इसकी वजह से हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के सिचुएशन में भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि कल के डेट में ये सिचुएशन हो सकती है, तो कैसे हम उसे फाइट करेंगे। तो ये जो रिवोल्यूशन है कहीं ना कहीं एयर चीफ की तरफ से, वो दिखाता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लिसेंसी है हमारे सिस्टम के अंदर, उसके बारे में दिखाता है कि जो प्रोक्योरमेंट बॉडीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो सही से काम नहीं कर रही हैं। दूसरा, उन्होंने यहां पर जो हमारी स्टेट मैन्युफैक्चरर्स है जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नो डाउट रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म करी है, बहुत सारे फाइटर जेट्स और कई चीजों का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन जरूरी क्या है कि ये जो कंपनीज हैं वो सही समय पर डिलीवर करें। और देखिए यहां पर उनका क्या कहना था, एट द मोमेंट आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL। मैं HAL के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि
ये बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट उनका कहना था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, उससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। HAL हैज बीन अनेबल टू मीट द प्रोडक्शन टाइमलाइन फॉर तेजस फाइटर जेट। इनफैक्ट तेजस को लेकर जो एयर चीफ है उन्होंने पहले भी जिक्र किया था, पहले भी एक दो बार उनके बयान आ चुके हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो उनका कहना था कि देखिए आज के डेट में इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लीट मॉडर्नाइजेशन है वो क्रिटिकल है, उसको हमें एकदम रेडी करके रखना है। HAL जो प्रॉमिस करता है कि हर साल जो है 16 तेजस फाइटर जेट वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन अभी भी बार बार उसका डेडलाइन जो है मिस हो जा रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफी रेयर है फॉर अ सर्विंग चीफ ऑफ एयर स्टाफ कि वो इस तरह की बातें कहें। और कहीं ना कहीं हमारे मिलिट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशन को लेकर डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जो मोरल है हमारी फोर्सेस का वो डाउन हो सकता है। फिर देखिए तीसरा यहां पर उन्होंने ऑपरेशनल रेडीनेस का जो खतरा है उसके बारे में बताया। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने वार्निंग दी कि अगर इसी तरह से डिफेंस प्रोजेक्ट में डिले होता रहा तो भारत की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है ना, कि अगर हमें इस समय बोला जाए कि इससे फाइट करना है तो हमें रेडी रहना चाहिए, वो रेडीनेस में यहां पर कमी आ सकती है। क्योंकि यहां पर थ्रेट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से आएगा, आज के डेट में पाकिस्तान से मान लो, फिर चाइना से कभी भी थ्रेट बन सकता है। और देखो युद्ध होते समय नहीं लगता है, कब सिचुएशन कितना भयानक हो जाए वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा। तो यहां पर जो डिलेज हो रहा है न्यू एयरक्राफ्ट में, ये कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल स्क्वाड्रन है उसको कम कर रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जितनी हमारी स्क्वाड्रन होनी चाहिए उसकी संख्या है 42। एक स्क्वाड्रन में आई थिंक लगभग 18 के आसपास फाइटर जेट होते हैं, लेकिन आपको पता है इस समय प्रेजेंट में भारत का सिर्फ 32 से लेकर 33 स्क्वाड्रन है, बस 32 टू 33, अभी भी 10 स्क्वाड्रन की कमी है। तो ये कैसे पूरा हो पाएगा? तो इसी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने बताया इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, जाओ, लेकिन ये करके हम अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप लगातार बढ़ता जा रहा है एडवर्सरीज और हमारे बीच में, ये सही नहीं है। क्योंकि अभी देखो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना जो है, चाइना तो ऑलरेडी अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट वो उड़ान भर रहा है, वो लगातार उसको ऑपरेट कर रहा है। भारत ने तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था रिगार्डिंग AMCA प्रोग्राम, जो कि AMCA का जो एग्जीक्यूशन फेज वाला प्रोग्राम है वो एंटर कर रहा है। अब आप सोचो, अगर भारत फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है तो इसको पूरा होते होते इंडियन एयरफोर्स में पहला जो हमारा फाइटर जेट मिलेगा उसको होते होते 2034 हो जाएंगे, 2034-35, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक प्रकार से चाइना और हमारे बीच में जो लगातार टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है वो दिखा रहा है कि किस तरह से हम पीछे छूटते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर उन्होंने सिस्टमिक प्रोक्योरमेंट और डिलीवरी फेलियर्स के बारे में बताया। इंडियन एयरफोर्स, देखो एयर चीफ ने यहां पर किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं किया है, वो बेसिकली हमारे सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है ना उसको हाईलाइट कर रहे थे। जो पूरा का पूरा हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम है उसमें डिसिप्लिन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या फिर DRDO हो गया, वो अनरियलिस्टिक टाइमलाइन सेट कर देते हैं और उस टाइमलाइन पर डिलीवर नहीं करते। उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हाँ आप इस टाइमलाइन में डिलीवर करो, लेकिन एक्चुअल जब समय आता है तो वो कहते हैं कि ये तो हमसे हुआ नहीं। सो द सिस्टम ऑफन लैक्स परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब आपको अगर टाइमलाइन आपने सेट किया और मान लो अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती, अगर वो डिलीवर नहीं करती तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाते। लेकिन जो हमारे देश में PSUs हैं उनके ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपका परफॉर्मेंस होगा तो इस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आपने टाइमलाइन पर नहीं दिया, डिलीवर नहीं किया, तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, आप अच्छे से वर्क नहीं करते हो। तो उन्होंने नोट किया दैट डिस्पाइट वेल डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम्स लिटिल चेंजेस ईयर टू ईयर हैज हैपेंड। मतलब हर बार हम इसकी चर्चा करते हैं लेकिन हर साल जो है बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं है, बड़े स्तर पर चेंजेस करने चाहिए। और इसीलिए यहां पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना बेटर होगा। प्राइवेट सेक्टर की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी में बूस्ट आ सकता है, जो एग्जीक्यूशन है वो और तेजी से हो सकता है, इनोवेशन आ सकता है। उन्होंने नोट किया कि जब तक हम प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज नहीं करेंगे, भारत जो कैपेबिलिटी गैप्स है उसमें सफर करेगा, पीछे रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ का बयान है वो लंबे समय से, सिर्फ उनका ही नहीं, काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़नी चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर, ताकि कंपटीशन आए और ज़्यादा एफिशिएंसी आए। कब तक हम अपने पीएसयूज को बचा कर रखेंगे, फंडिंग करते रहेंगे? तो यहां पर आखिरी में उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि भारत को हर साल कितने एयरक्राफ्ट की जरूरत है। उनका कहना था कि अगर हमें कॉम्बैट स्ट्रेंथ को एकदम रेडी रखना है, अब जितने भी हमारे पुराने फाइटर जेट अब एक्सपायर हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो अब हमें नए फाइटर जेट की आवश्यकता है। तो इसके हिसाब से हर साल 35 to 40 एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। और करेंटली अगर आप प्रोडक्शन देखोगे भारत में तो 15-16 की भी नहीं हो पा रही है। तो इस स्पेस के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स लगातार अपना जो ऑपरेशनल एज है वो लूज करता जाएगा, क्योंकि जो पुराने एयरक्राफ्ट का रिटायर करने की संख्या है वो ज़्यादा है और जो नए एयरक्राफ्ट का इंडक्शन है वो कम है। सो दिस प्रोडक्शन लैग इज अफेक्टिंग इंडियाज एयर सुपीरियरिटी डॉक्ट्रिन। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो ओवरऑल देखो, ये जो इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान आया है, इसका इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला है डेटरेंस डिग्रेडेड, मतलब इंडियन एयरफोर्स आज के समय में डेटरेंस की तरह काम करता है। अगर पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है तो वो 10 बार सोचता है। वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी आपने रिसेंटली देखा किस तरह से जो शहबाज शरीफ का बयान आया है अजरबैजान में, उन्होंने यहाँ पर किस तरह बोला कि वो फाइट करने वाले थे, इंडिया पर अटैक करने वाले थे, लेकिन ब्रह्मोस की वजह से नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या है ना कि अभी हमारा जो डेटरेंस बना हुआ है, हमारी जो शक्ति है वो डिग्रेड होगी अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। फिर इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पर सेल्फ रिलायंस और रेडीनेस को लेकर भी उठता है कि बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात तो कही जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ है, आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच रहा है पूरा सिस्टम, उसको हमें वीक नहीं करना है। और अल्टीमेटली यहाँ पर देखो, इंडियन एयरफोर्स चीफ का जो रिमार्क है वो एक वेकअप कॉल कह सकते हो सरकार के लिए कि हमें अर्जेंट रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, चाहे प्रोक्योरमेंट हो, टाइमलाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो। तो देखते हैं इसको लेकर क्या सरकार कोई कदम लेती है, ठोस निर्णय लिया जाता है कि नहीं। बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो आप सुन रहे होंगे वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ तेजस LCA, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 31 मई तक आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है हमारे सभी बैचेस के ऊपर, GS फाउंडेशन बैच 2026 के लिए। इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है, स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने। और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।